हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैव पराक्रम के कक्षा 10 के विषय जीव विज्ञान के हम लोग अध्याय 5 पढ़ने जा रहे हैं, यानी जैव पराक्रम। अब इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परिवहन पादप में, यानी कि पौधों में कैसे होता परिवहन। परिवहन हम लोग अपन मनुष्य में देख चुके हैं कि कैसे हृदय काम करता है, सब चीज़ देख चुके हैं। रुधिर कैसे कैसे पूरे शरीर में परिचरण होता है, तो ये सब चीज़ देख चुके हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर दिया गया है। और आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है @boardexam24। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। और ये आपका अंतिम लेक्चर है और 8वां लेक्चर है। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, पादपों में परिवहन। इसमें जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ना होता है। जाइलम के बारे में बता चुके थे, फिर भी एक बार देख लेते हैं जल्दी से। जाइलम आपका क्या करता है, पानी और खनिज पदार्थ, पानी, खनिज और लवण को जड़ से नीचे, जड़ से मतलब पत्तियां तक ले जाता है। और फ्लोएम जो है पत्तियां से भोजन को पूरे पौधा में, मतलब पौधा का हर एक अंग में ले जाता है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए हम लोग जाइलम के बारे में जान लेते हैं। ये देखिए आपका जाइलम हुआ और ये आपका फ्लोएम हुआ। अब देख लीजिए जाइलम के बारे में पढ़ते हैं। पादप तंत्र का, जाइलम क्या है, पादप तंत्र का एक अवयव है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों को वहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण उत्सित उत्पादों को पौधों के अन्य भागों तक वहन करता है। तो इसका अर्थ ये हुआ, हिंदी में समझिए, शुद्ध में, छोटी भाषा में और अपनी भाषा में समझिए कि अब प्रकाश संश्लेषण हुआ था, उसमें क्या हुआ था, भोजन ही ना बना था जी। भोजन में क्या बना था, इन लोग ग्लूकोज बनाया था भोजन में। अब इस ग्लूकोज को सारे अंग में पहुंचाना होता है, तो फ्लोएम करता है। और आपको पता ही है भोजन कहाँ बनता है, हरे पत्तों में, क्योंकि हरे पत्तों में क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक ना। और जबकि बात कर रहे हैं हम जाइलम के, जाइलम आपका पानी और क्या कहते हैं, जल, लवण और खनिज को लेकर के जाता है नीचे से। अब देखिए जड़ व मृदा के मध्य आयन आयन साधारण में अंतर के चलते जल जल मृदा से जड़ों में प्रवेश कर जाता है तथा इसी के साथ एक जल स्तंभ निर्माण हो जाता है, जो कि जल को लगातार ऊपर की ओर धकेलता है। यही दाब जल के ऊंचे वृक्ष में विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। अब यहाँ पर एक बात देख लीजिए। अब जड़ अगर हम देखने चले, पौधों का जड़ देख लीजिएगा, ऐसे होता, और इसमें कुछ बाल टाइप का होता है, ठीक ना। इसमें कुछ ऐसे करके रेशा टाइप का होता है। तो पानी जो है इधर से ही अंदर आता है और इधर से यहाँ पर जाता, फिर यहाँ पर आपको जाइलम मिल जाता, यहाँ से जाइलम मिल जाता ये। अब ये देख लीजिए क्या होता है कि ये कंटिन्यूस ट्यूब बन जाता है, एकदम लगातार ट्यूब बन जाता, पानी जाते रहता। अब बोरिंग देखे होंगे, बोरिंग में सक्शन पाइप लगाया जाता और फिर पंपिंग सेट चलाया जाता है जिसमें कि मोटर होता। अब क्या होता है, ये पंपिंग सेट क्या करता है कि नीचे से खींचता है पानी को, प्रेशर लगाता है, दाब ऊपर की ओर लगाता है। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी ऐसे ही होता, पौधा में भी क्या होता है कि अब देखिए कहीं पर कभी कभी देखिएगा कि पानी छूट जाता, तो क्या बोलते हैं कि हवा ले लिया, सांस ले लिया, हवा ले लेने से पानी रुक जाता, इसीलिए पानी लगातार चलते रहे, तो इसके लिए दाब बना हुआ होता, तो एक कंटिन्यूस ट्यूब बना हुआ होता। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है, जड़ व मृदा के मध्य आयन साधारण में अंतर के चलते जल मृदा में जड़ों में प्रवेश कर जाता है। अब देखिए आयन के वजह से, आयन कहने का मतलब हुआ खनिज, लवण। आयन में मतलब
ऐसा पदार्थ जो कि पानी को सोखे, ऐसा पदार्थ जो कि पानी को सोखे। तो ये आयन क्या करता है, पानी को सोखता है। अब आयन नीचे ज़्यादा रहेगा तो पानी को सोखते रहेगा, ऐसे करके रुकेगा नहीं। अब देख लीजिए, जिसके वजह से क्या होता है कि एक पानी का स्तंभ, जल का स्तंभ निर्माण होता है और पानी लगातार जाते रह जाता है ऊपर की ओर और हर एक अंग में पहुंच जाता। अब सोचिए कि इतना लंबा लंबा पेड़ पौधा होता है और वहाँ पर उन लोग को पानी मिल जाता है हर एक पत्ता तक। अब यूकेलिप्टस की बात कर लें तो लिप्टस देख लीजिएगा, आप देखे होंगे कितना बड़ा होता, लेकिन उसका पत्ता तक पानी कैसे पहुँचता, तो उसमें भी ऐसे ही होता। अब देख लीजिए, यही जल पादप, इसको हम लोग जो है सक्शन प्रेशर भी कहते हैं इंग्लिश में, और इसको एसेंट ऑफ सेप कहते हैं। क्या कहते हैं, एसेंट ऑफ सेप। लिख देते हैं हम यहाँ पर, आप हो तो लिखना चाहे तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं। सक्शन प्रेशर, सक्शन प्रेशर क्या है, पानी को ऊपर खींचने वाला जो दाब है उसको हम लोग सक्शन प्रेशर कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये लिख लीजिए। उसके बाद हम जो है यहाँ पर ग्रीन से लिख देते हैं, नहीं ब्लू से लिख देते हैं, क्या, एसेंट ऑफ सेप। अरे भैया ये क्या हो गया, चलिए क्या कहते हैं, एसेंट ऑफ सेप, ऑफ सेप। सेप का मतलब होता है कि एकदम जिसमें पानी में बहुत सारा चीज़ मिला हुआ है, इसमें लवण है, खनिज पदार्थ है, ढेर सारा चीज़ है, तो इसको हम लोग सेप कह देते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। यही जल पादप के वायवीय भागों द्वारा पुष्प के रूप में वातावरण में विलयन के हो जाता है। यह प्रक्रम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अच्छा, यहाँ वाष्प को हम पुष्प पढ़ दिए थे, माफ़ कीजिएगा। जल के पादप के वायवीय भागों द्वारा, अब देख लीजिए, पत्तियों के सतह पे हम लोग रंध्र पाया जाता, हम लोग को पता है रंध्र पाया जाता। अब पानी बहुत ज़्यादा होता है तो उस रंध्र से पानी बाहर की ओर जाता, इसलिए सुबह सुबह जाते होंगे तो पत्ता पर देखिएगा पानी टपका हुआ होता है। अब देख लीजिए, तो वही चीज़ होता है, इसे करके विलयन हो जाता, बाहर निकल जाता वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपैरेशन के प्रोसेस से। अब इस पराक्रम द्वारा पौधों को निम्न रूप से सहायता मिलती है। अब देखिए इसमें सहायता क्या मिलती है, जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा विलय खनिज लवणों की आपूर्ति ऊपरी मुखी गति में सहायक, यानी कि अब ऊपर की ओर जो है मतलब खनिज लवण ये सब चीज़ मिल जाता है, एकदम यहाँ से पहुँचा दिया जाता है। अब पौधा में ताप नियम में भी सहायता, यानी कि हम लोग का शरीर में जैसे रक्त चलते रहता तो हम लोग का शरीर का जो तापमान बना रहता, ठीक उसी प्रकार से पौधा का मतलब हर हमेशा गर्म ना हो जाए, इसलिए वो तापमान को भी मेंटेन करता है। समझे। अब चलिए फूड का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लेते हैं। अच्छा भैया ये है, लीजिए हम यहाँ से कर देते हैं। देखिए, अच्छा समझ गए, वहाँ पर भोजन ही लिखा हुआ तो क्या टाइम वेस्ट करना। 8 मिनट हुआ, इसमें आज ख़त्म ही कर देंगे पूरा, ज़्यादा नहीं करेंगे। अब भोजन तथा दूसरे पादपों का स्थानांतरण पौधों में। अब भोजन और अन्य चीज़ का स्थानांतरण कैसे होता है। अब प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों का वहन, यानी कि भोजन जो बना है वो स्थानांतरण होगा, एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, जो कि फ्लोएम उत्तक द्वारा, यानी कि फ्लोएम टिश्यू द्वारा एक जगह से दूसरे जगह जाता है, हर एक जगह जाता है। अब स्थानांतरण पत्तियों से पौधों के शेष भागों में ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में, यानी कि ऊपर नीचे दोनों दिशा में ये जाता है। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता। अब देखिए, फ्लोएम से जो भी चीज़ एक जगह से दूसरे जगह जा रहा होता तो वो ऊर्जा के प्रयोग से जा रहा होता, बुझे। अतः सुक्रोज फ्लोएम उत्तक में एटीपी ऊर्जा से प्रसारण बल द्वारा
स्थानांतरित किया जाता है। यानी कि अब देखिए, अब ज़ोमैटो से खाना मंगाते हैं, ज़ोमैटो आप जानते होंगे, ज़ोमैटो से जब खाना मंगाते तो वो आपको भाड़ा का भी पैसा लेता है ना। तो अब तेल जला के आता है, गाड़ी से आता है, तेल जलता होगा उसका, अब पर्सनली उसका बॉडी का ऊर्जा जाता होगा। तो ऐसा ही मतलब पौधा में भोजन जो है पत्तियों से अन्य भागों में जाने के लिए ऊर्जा का उपयोग करते हुए जाता है। अब मानव में उत्सर्जन पढ़ लेते हैं, ये अंत हो जाएगा। अब मानव में उत्सर्जन पढ़ के हम लोग खत्म कर देंगे। वह जैव पराक्रम जिसमें जीवों के अपचायी क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है। अब देखिए, हमारे शरीर में नाइट्रोजन प्रोडक्ट, नाइट्रोजन उत्पाद ढेर सारा चीज़ होता है, जैसे कि यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, यूरिया, यूरिक अम्ल और क्या कहते हैं, एक यूरिया होता है, एसिड होता है, और फिर अमोनिया होता है। तो ये सब आपका नाइट्रोजनस उत्पाद है। तो ये सब चीज़ हानिकारक है, ये सब चीज़ को निकालना होता है। अमोनिया हम लोग में नहीं होता, वो जलीय जीव में होता। और यूरिक एसिड जो होता आपको उड़ने वाले में होता, और अमोनिया जो मतलब थलीय जीव होते हैं उसमें होता। अब देख लीजिए, मानव उत्सर्जन तंत्र में उपस्थित अंग निम्न प्रकार हैं। इसमें क्या हो गया, एक जोड़ा वृक्क होता है, यानी कि किडनी 2 होता, जो कि आपके रीढ़ के हड्डी के दोनों साइड होते हैं पीछे से, और एक जोड़ा मूत्रवाहिनी यानी यूरेटर होता है, एक मूत्राशय यानी ब्लैडर होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि यूरिन फॉर्मेशन यानी कि मूत्र कैसे बनता। वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता। अब वृक्क में क्या होता है, मूत्र बनता है, उसके बाद मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में एकत्रित हो जाता, मूत्राशय में जाके जमा होता। मूत्र बनने के का उद्देश्य रुधिर में से वर्ज्य हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को छानकर बाहर करना, यानी कि हमारे रुधिर में यानी कि रक्त में जो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालना। एक्सेस जो है, ज़्यादा जो है, बहुत ही हानिकारक होता है, इससे हम लोग का जान भी जा सकता है, समझ रहे हैं ना। यूरेमिया टाइप की बीमारी हो सकती है। अब देखिए, वृक्क में मूत्र निर्माण कैसे होता है। वृक्क में की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई वृकाणु यानी कि नेफ्रॉन होता है। वृकाणु मतलब नेफ्रॉन। वृक्क क्या चीज़ से बना था, वृकाणु से, यानी कि नेफ्रॉन से बना होता, नेफ्रॉन कहलाती है। वृकाणु के मुख्य भाग प्रकार। अब कोशिका गुच्छा, जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, कोशिका गुच्छा। कोशिका गुच्छा क्या होता है, वो धमनी का गुच्छा होता है, ठीक ना। यह पतली भित्ति वाला रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। रुधिर मतलब रुधिर वाहु का मतलब। अब देखिए, बोमन संपुट होता है, ये हो गया आपका बोमन संपुट, और इसमें आपका रुधिर हम बना दे रहे हैं, ये धमनी है, याद रखिएगा। ऐसे करके ये अंदर जाने वाली, इधर से अंदर जा रहा है, इधर से बाहर आ रहा है, ठीक ना। अब ये हो गया आपका वोमेन संपुट। अब नलिकार भाग और ग्रहणी वाहिनी, ये नलिकार भाग हो गया, उसके बाद ग्रहणी वाहिनी होता। तो चलिए, ये इसके अंदर पाया जाता है, याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, 20 मिनट का जाएगा ये लेक्चर। अब देखिए, वृक्क में उत्सर्जन की प्रक्रिया, वृक्क में उत्सर्जन की क्रिया। अब ये देख लीजिए आपका, एक मिनट भाई, ये आपका वृकाणु है, और उसके बाद जो है धमनी सब है। अब कोशिका गुच्छा क्या करता है, कोशिका गुच्छा
निस्यंदन निस्यंदन। जब वृक्क धमनी की शाखा वृक्काणु में प्रवेश करती है, ठीक ना, देख लीजिए, जब प्रवेश करती है तब जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल व अन्य नाइट्रोजनस अपशिष्ट पदार्थ कोशिका गुच्छे में छनकर वमन संपुट में आ जाता है, इसमें आ जाता है। देख लीजिए अंदर की ओर जा रहा है, एरो देख लीजिए नीचे की ओर है, इधर आ जाता है। मतलब जितने भी चीज़ है हमारे रुधिर में सब बाहर आ जाता है, जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल व नाइट्रोजनस अपशिष्ट प्रोटीन को छोड़ के। अब देखिए वर्णात्मक पुनः अवशोषण। अब वृक्काणु के नलिकार भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण व जल का पुनः अवशोषण हो जाता। अब देखिए अधिक से अधिक तो जल नहीं निकलेगा, अगर स्पीड देखें तो 1 घंटे में कितना बनता है, मतलब 180 लीटर पर डे के हिसाब से बनता है। तो लेकिन हम लोग कितना यूरिनेट कितना करते हैं, हम लोग कितना उत्सर्जित करते हैं पेशाब, कितना 1 से 1.5 लीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लीटर अधिक पानी पिएंगे। लेकिन इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो होता है फिर अंदर चला जाता है, समझे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि ग्लूकोज और अमीनो अम्ल और लवण जो है आपका कहाँ से मतलब वृक्काणु के नलिका भाग से अवशोषित हो जाता। अब नलिका संवहन, अब यूरिया, अब नलिका स्रवण। अब नलिका से क्या क्या चीज़ फिर बाहर निकलता, अगर नलिका में कुछ और चीज़ बचा हुआ तो वो फिर बाहर निकल जाता, ठीक ना। तो अब यूरिया नलिका कहने का मतलब हुआ कि ये वोमेन संपुट के बाद जो है नीचे आता है, यानी वृक्काणु का पार्ट को हम लोग नलिका कह रहे हैं। तो यूरिया अतिरिक्त जल व लवण जैसे उत्सर्जित पदार्थ वृक्काणु के नलिकार भाग के अंतिम सिरे में रह जाते हैं, वह मूत्र का निर्माण करते हैं। वहाँ से मूत्र संग्रह वाहिनी, यानी कि हम लोग जिसको क्या कहते हैं, ये है आपका संग्रह वाहिनी, ठीक ना, इसमें चला जाता है, संग्रह वाहिनी में चला जाता है। वह मूत्र से होता हुआ मूत्राशय में मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में अस्थायी रूप से संग्रहित यानी जमा हो जाता है, रहता है, तथा मूत्राशय के दाब मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है, दाब नहीं दाब द्वारा। अच्छा, अब देख लीजिए यहाँ पर फिर प्रेशर लगाते हैं, फिर उसके बाद बाहर निकल जाता है। समझ में आ गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम किडनी, कृत्रिम वृक्क। अब मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जिसका बेचारा का किडनी खराब हो गया, आप सुनते होंगे किडनी फेल हो गया, तो इस स्थिति में क्या किया जाता है कि इस स्थिति में कृत्रिम वृक्क को लगाया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो मनुष्य का रक्त को साफ किया जाता है, उसमें से नाइट्रोजनस उत्पादों को बाहर निकाला जाता है जो कि हानिकारक है, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया को निकाला जाता है। अब देखिए कृत्रिम वृक्क यानी कि अपोहन, यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रोगियों के रुधिर में कृत्रिम वृक्क की मदद से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किया जाता है। तो नाइट्रोजन युक्त चीज़ को बाहर निकाल दिया जाता है। प्रायः एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन वृक्क में होता है, जो हम अभी थोड़ा देर पहले बोले थे 180 लीटर, समझे, जिसमें से उत्सर्जन मूत्र मात्र 1 लीटर 200 ग्राम से लेकर के 2 लीटर तक जाता है, अगर अधिक पानी पीता है तो। शेष निस्यंदन वृक्क नलिकाओं में पुनः अवशोषित हो जाता, क्योंकि ये हम लोग का बॉडी का प्रेशर यानी कि शारीरिक दाब को बनाए रखने के लिए ऐसा होता। आया समझ में? अब पादप में उत्सर्जन, पादप के पास देखिए कोई ऑर्गन तो नहीं है, कोई अंग तो नहीं है, इसलिए वाष्प उत्सर्जन जो होता है रंध्र के द्वारा होता है। देखिए वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा पादप अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। उसके बाद बहुत से पादप अपशिष्ट पदार्थ कोशिका रिक्तिका में संचित कर देते हैं, यानी कि फूड वैक्यूल्स में जमा कर देते हैं।
अब जैसे केतारी वेतारी हो गया, उसका फूड वैक्यूल्स में जमा होता है, उसको खाते तो हम लोग वही मीठा लगता है। अन्न अपशिष्ट पदार्थ उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में पुराने जाइलम में संचित हो जाता। अब जाइलम देखिए सब दिन जिंदा नहीं रहता, और इसीलिए देखिएगा कि एक उम्र आता जब पौधा मर जाता तो उसका क्या होता है कि जाइलम जो है पानी ले जाना बंद कर देता। क्या होता है कि जाइलम में ये अपशिष्ट पदार्थ जाकर के बैठ जाता और जाइलम को जाम कर देता। तो आप देखे होंगे जब पुराने वृक्ष को काटा जाता तो उसमें जो है आपका लाल लाल टाइप का होता, जिसको हम लोग साल कहते, तो वो क्या है, ये अपशिष्ट पदार्थ हैं। अब पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास मृदा में उत्सर्जित कर देता है, यानी मिट्टी में उत्सर्जित कर देता या फिर जड़ में। आया समझ में? ये लेक्चर ख़त्म हुआ। अब ये प्रश्न उत्तर है, अगर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर बनाने का मन करे तो बनाइएगा। अगर किसी में दिक्कत आता तो आप व्हाट्सएप लिंक तो हम दिए हुए हैं, उसमें आप पूछ सकते हैं आप हमसे सवाल। और याद रहे आप सवाल कब पूछेंगे, सवाल जब भी पूछेंगे शाम का वक्त पूछेंगे। तो लीजिए फिर से थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। नोट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारा इंस्टाग्राम @बोर्ड एग्ज़ाम को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू। आप हमारा इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। धन्यवाद।